नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष विराट सम्मेलन का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्र पर्यंत हो रहे हिंदू सम्मेलन की श्रृंखला में BNSD शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज बेना झाबर कानपुर के प्रांगण में बेना झाबर बस्ती आर्यनगर कानपुर उत्तर द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदू सम्मेलन की विशालता बस्ती से आने वाले बाल वृंद, युवक युवतियां, किशोर प्राण तथा वृद्ध सभी ढोल ताशों एवं भारत माता की जय 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 श्री राम के गगनभेदी उद्घोष के साथ उत्साहपूर्वक भारी संख्या में हाथों में भगवा ध्वज लेकर एकजुटता के साथ BNSD शिक्षा निकेतन के प्रांगण को भगवामय कर लघु भारत प्रदर्शित किया। बालक बालिकाएं रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, भारत माता, श्री राम एवं हनुमान जी की वेशभूषा धारण कर प्रांगण की आभा में उत्साह का संचार कर रहे थे। चल रहा है, पूरे देश में ऐसे हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। ये विशाल हिंदू सम्मेलन नहीं है। हम लोगों ने विशाल शब्द का उपयोग नहीं किया और इसलिए भौगोलिक रूप से छोटे छोटे यूनिट में पूरे देश में हिंदू सम्मेलन के आयोजन हो रहे हैं। विशाल हिंदू सम्मेलन लाखों लोगों का करना होता तो कानपुर में चारों भागों का अलग अलग करते, वहां पर पूरा हिंदू इकट्ठा होता। 50 महिलाएं हैं, उनको ये विचार करना होगा कि हम खुद सशक्त हों, हम अपनी बालिकाओं को सशक्त करें, हम उनको भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ सिखाएं जो वो आगे समाज में आकर बढ़कर काम कर सके। तो जब ऐसे गुरु मिलते हैं तब हमारे विचार और आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमको नई दिशा मिलती है। उसके बाद नरेंद्र कभी नरेंद्र रहे ही नहीं, वो विवेकानंद बन गए। विवेकानंद बनकर उनने संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए बराबर प्रयास किया, काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामपुर में सनसनीखेज वारदात, इंडियन ऑयल के सेल्स हेड की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग CCTV में कैद। जहां शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर थाना सिविल लाइंस क्षेत्र की विकास कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंडियन ऑयल कंपनी के सेल्स हेड की गाड़ी पर कार सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना का पूरा दृश्य पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक कार आती है और अचानक सेल्स हेड की गाड़ी को निशाना बनाकर कई राउंड फायर किए जाते हैं। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। गनीमत रही कि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची। पूरी क्षेत्र की घेराबंदी की गई और CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित की ओर से अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है हमला रंजिश का नतीजा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, और हमलावरों का मकसद आखिर क्या था। रामपुर जैसे शांत शहर में इस तरह की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और क्या पद है आपका, और थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं इंडियन ऑयल में फील्ड ऑफिसर हूँ। और ये रात के 11 बजे की इंसिडेंट है। कुछ आवाज़ें आई थी आसपास के सभी लोगों को भी, लेकिन पता नहीं था, क्या ऐसा लगा कि पटाखे वटाखे चल रहे होंगे। सुबह जब मैंने ऑफिस निकलने के लिए कार में बैठा तो मैंने देखा कि कुछ बुलेट्स के निशान हैं और कांच टूटा हुआ है। जब बाहर जाके देखा तो आसपास कारतूस दिखाई दिए और लगभग 4 से 5 या 6 कारतूस चलाए गए। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ मैं रामपुर में 5 साल से हूँ। इस घर में 3 साल से हूँ। अच्छा, तो किसी का शक है आपको क्या? नहीं, कोई झगड़ा किसी तरीके का? कोई नॉर्मल सर्विस चल रही है। तो थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ, दे दी है। तो कोई जानकारी नहीं आपको अभी कौन है लोग? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। गाड़ी भी ले गए। ठीक।
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई दूषित पानी की घटना को लेकर आज बीजेपी की पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से उनके निवास पर मुलाकात की हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच घटना और उसके स्थायी समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भागीरथपुरा की घटना केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में पीने का पानी दूषित है और ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी ने कहा कि गालियां देने और गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय यह जरूरी है कि इंदौर की जनता को साफ और पीने योग्य पानी मिले, इंदौर का नाम बदनाम न हो और आने वाली पीढ़ी को बेहतर जल व्यवस्था मिल सके। इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने जिला प्रशासन से एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, जिसमें महापौर, पार्षद और संबंधित अधिकारी शामिल होते और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का समाधान निकाला जाता। हालांकि जिला प्रशासन ने इस बैठक की अनुमति नहीं दी। जीतू पटवारी ने बताया कि राहुल गांधी कल इंदौर पहुंचना और वे भागीरथपुरा जाकर पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जीतू पटवारी लंबे समय से उनसे मिलने आते रहे और अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा की घटना को लेकर जीतू पटवारी उनसे चर्चा करने आए थे। ताई ने कहा कि जीतू पटवारी ने कहा कि हम विरोधी पार्टी हैं, विरोध चलता रहेगा, लेकिन इस समय जरूरी है कि हम सब मिलकर समाधान निकालें। यह जनहित का विषय है। मैंने सुझाव दिया है कि IIT जैसे तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल कर सामूहिक रूप से बैठकर चर्चा होनी चाहिए कि समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि विरोधी पक्ष का काम है अपनी भूमिका मजबूती से निभाना और यदि वे यहाँ आकर कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो यह स्वागत योग्य है। फिलहाल भागीरथपुरा की घटना ने एक बार फिर शुद्ध पेयजल व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष मिलकर इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान कब और कैसे निकालते। से आपकी मुलाकात हुई है कि चर्चा हुई है? आज सुमित्रा महाजन जी हमारे इंदौर की यार, आप नहीं करना चाहते हो क्या? नहीं, आप बोलते रहिए। आज आप यहाँ पर आए थे, सुमित्रा महाजन जी से मुलाकात हुई है। ऐसा है कि सुमित्रा महाजन जी से फोन पे बात होती रहती है। फिर आज जब हमारे फोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि बात करते हैं, तो उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई तो मेरे आने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ। मैं आग्रह कर रहा था कि इंदौर शहर में जो परिस्थितियां हैं, इंदौर शहर की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई। जो जिस तरीके से NGT ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, उस पर बातें हुई। और चूंकि पानी का मसला है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को पानी को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपस में हुई है और मैं समझता हूँ कि सुमित्रा महाजन को जी का बहुत साधुवाद है। वो बहुत सकारात्मक अप्रोच से बात करती है और चिंता भी जाहिर करती है। स्वाभाविक है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, हम भी आप भी इसी शहर के हैं। अगर 70% पानी NGT सरकार की एक व्यवस्था है, उसमें कहा पीने योग्य नहीं है। ये नहीं, सरकार को सीधा आईना है। ये जो भाषण दे रहे थे, गालियां दे रहे थे भाषणों में, उनके चेहरे पे करारा तमाचा है। ये आपकी नगर निगम, आपकी 25 साल की सरकार, आपकी 30 साल की नगर निगम क्या हालात है। तो इंदौर को बदनाम करने की बात नहीं है, इंदौर के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है, उसके स्वास्थ्य की बात है, आज के हमारे परिवारजनों के स्वास्थ्य की बात है। तो इसको लेकर सरकार ने सकारात्मक सुझाव के साथ पॉजिटिव काम करना चालू करना चाहिए। गंभीरता से काम करना, गालियां देने के बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय।
तो ये बातें सब मिला के हमारी ताई की। कल राहुल गांधी भी आएगा, रहेगा उनका ताई का क्या रुख रहा है? ऐसा है, आज 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं है, मतलब रोज एक व्यक्ति की मौत होती है और अभी 8 लोग 10 लोग और गंभीर है, एडमिट गंभीर है। मतलब एक तो नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर में, कोई आईसीयू में, मतलब और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के मंत्री इवेंट करके भाषण देके गालियां देते हैं कि सवाल क्यों उठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी जब विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारा दायित्व है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। राजनीतिक दल होने के नाते शुद्ध पानी एक गिलास मिले, इसकी लड़ाई लड़े। मैंने उस दिन घोषणा की थी कि हम पूरे मध्य प्रदेश में सोशल ऑडिट पानी का होना चाहिए और जो पानी पीने योग्य नहीं है उसकी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये हर इंसान, हर परिवार के आज कितने किडनी के मरीज बढ़ गए, आज कितने हार्ट के मरीज बढ़ गए, कैंसर हो रहा है इस पानी की बीमारियों से। जो घर घर में दिक्कतें हैं ये पानी पीने से है, खराब पानी पीने से है। तो अगर इसका सवाल दिखती नहीं है, ये साइलेंट पॉइजन है। अगर ये धीरे स्लो गति से मरने की भूमिका निभाना पानी से है और फिर विपक्ष नहीं बोले, तो फिर तो ये एक तरह से चुनौती है। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमने प्रशासन से अनुमतियां मांगी थी, प्रशासन ने हमें अनुमतियां नहीं दी। जहाँ की हम एक ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को, इंदौर वासियों को बुलाना चाहते थे, जर्नलिस्टों को बुलाना चाहते थे, हम हमारे नगर निगम के जितने पार्षद है पूरे मध्य प्रदेश के, उनसे भी चर्चा करना चाहते थे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान सिर्फ आरोप का नहीं हो, सुझावों का भी हो। तो जितने एनजीटी के या पर्यावरणविद या जो जल जंगल जमीन के लिए काम करते हैं उनको भी बुलाना चाहते थे। हमने सबको निमंत्रण भी दे दिए, क्योंकि अनुमति नहीं मिली तो ये आगे करेंगे। पर राहुल जी कल पीड़ितों से मिलेंगे, जिन परिवारों में मौत हुई उनको संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, अस्पताल जाएंगे और साथ ही साथ आप मीडिया से भी बात करें। ताई से भी मिलेंगे क्या? मीडिया से बात करेंगे। मुलाकात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बरीटेक के पास बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवारों को टक्कर, एक की मौत, एक घायल। अजब धाम रजपुरा मार्ग पर बरीटेक के पास गुरुवार शाम बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की सूचना पर अजबधाम चौकी प्रभारी रघुवीर सिंह ठाकुर स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक और घायल को इलाज के लिए हटा सिविल अस्पताल भेजा। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मृतक का नाम झींगा आदिवासी निवासी बरी, जबकि घायल का नाम महस लोधी बताया गया। बरीटेक के पास बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवारों को टक्कर, एक की मौत, एक घायल। अजब धाम रजपुरा मार्ग पर बरीटेक के पास गुरुवार शाम बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की सूचना पर अजब धाम चौकी प्रभारी रघुवीर सिंह ठाकुर स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक और घायल को इलाज के लिए हटा सिविल अस्पताल भेजा। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मृतक का नाम झींगा आदिवासी निवासी बरी, जबकि घायल का नाम महस लोधी बताया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर को मिला लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का नया प्रीमियम डेस्टिनेशन। नैना इंदौर में डायमंड ज्वेलरी के क्षेत्र में तेजी से उभरते ब्रांड नैना लैब ग्रोन डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 16 जनवरी 2024 को अपना नया एक्सक्लूसिव स्टोर लॉन्च किया। यह स्टोर शहर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र तुकोगंज स्थित स्टार लीड टावर में शुरू किया गया है। नैना के इस स्टोर में लैब ग्रोन डायमंड्स से बनी प्रीमियम, एलिगेंट और ट्रेंड फोकस्ड ज्वेलरी का विशेष कलेक्शन उपलब्ध है, जिसमें रिंग्स, ईयर रिंग्स,
पेंडेंट्स और ब्रेसलेट्स शामिल हैं। सूरत से शुरू हुई इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं स्थित है, जिससे ग्राहकों को इंटरमीडिएट कास्ट से मुक्त, किफायती और इंटरनेशनल क्वालिटी ज्वेलरी मिलती है। नैना के डायरेक्टर्स ने बताया कि ब्रांड का फोकस क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी पर है। स्टोर लॉन्च पर ग्राहकों के लिए एक्सक्लूसिव कलेक्शन और विशेष ऑफर्स भी पेश किए गए। ये जो लैब ग्रोन डायमंड है आजकल बहुत चल रहा है इंडस्ट्री में। यस। तो क्या ये आगामी वर्षों में माइन वाले डायमंड का स्थान ले लेगा क्या? माइन डायमंड और नेचुरल डायमंड, माइन डायमंड और लेब्रॉन डायमंड की जो बात करें तो माइन डायमंड भी चलेगा और लेब्रॉन डायमंड भी चलेगा। लेब्रॉन डायमंड की रेंज सस्ती है, सो लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस करेंगे और चलेगा। और माइन डायमंड और लेब्रॉन डायमंड 100% फिजिकली, केमिकली, ऑप्टिकली सेम है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, क्या ये सच है? नो, रीसेल वैल्यू सेम एज नेचुरल डायमंड की तरह ही लेब्रॉन डायमंड में भी उसका रीसेल वैल्यू है। 90% एक्सचेंज पे डायमंड की वैल्यू है, 100% गोल्ड की वैल्यू है। इसको बनाने की जो मतलब प्रोसेस है लैब में, वो आप स्वयं बनाते हैं या आप इसको कहीं से बनवा रहे हैं? नैना लेब्रॉन डायमंड कंपनी बेस्ड फ्रॉम सूरत है और हम डायमंड और ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा ऑन है और वहाँ से ही हम सब जगह सर्व करते हैं। अभी नैना लेब्रॉन डायमंड के टोटल 6 चलते हुए स्टोर है और अभी हमने इंदौर में एक स्टार्ट किया है और अगली वर्षों के अंदर 10 नए स्टोर आने वाले हैं। क्या स्टार्टिंग रेंज रहेगी इसके अंदर इंदौर के लोगों को, आम जनता आराम से ले सके? स्टार्टिंग रेंज हमारा 15,000 से लेकर 5-6 लाख तक का एवरीडे यूज ज्वेलरी आपको मिलेगा। आपका परिचय? मेरा नाम अक्षित लक्कड़ है, मैं डायरेक्टर ऑफ नैना लेब्रॉन डायमंड से हूँ। हम बहुत खुश है कि आज हम नैना लेब्रॉन डायमंड ज्वेलरी की शुरुआत इंदौर के अंदर कर रहे हैं और जैसे कि हम सबको पता है कि इंदौर एक तेज़ी से बढ़ता हुआ और समझदार लोगों का शहर है। एंड नैना लेब्रॉन डायमंड में आपको 100% सर्टिफाइड और BSI हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कमिश्नरेट पुलिस की सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। कानपुर पुलिस सेंट्रल जोन व सर्विलांस की मुख्य भूमिका से इनामी शातिर अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में। बाराबंकी से ज्वेलर्स के तग गैंग के 2 इनामी गिरफ्तार, जिनके पास से 15 किलो चांदी की सिल्ली और सोने के सिक्के व चैन बेचकर प्राप्त हिस्से के रूप में 5 लाख रुपए नकद बरामद किया गया, जिनके नाम देव और आकाश, जो एक सक्रिय गिरोह के शातिर ठग बताए जा रहे हैं। दिनांक 18/10/2025 को एक सराफे के दुकानदार के साथ ठगी की घटना घटी थी। इसमें कुछ लोग आए और आ करके सराफे की दुकान से चांदी की सिल्ली खरीदी और खरीद करके ले। कुछ दिन बाद वो वही चांदी की सिल्ली लेकर के वापस आए और वापस आकर के उन्होंने कहा कि ये हमारी चांदी की सिल्ली वापस ले लीजिए और कुछ सोने के सिक्के। और ये दिन धनतेरस का था, जब दुकान में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सराफे के लोगों ने इसको खरीद लिया। बाद में जब इसको चेक किया तो चेक करने पर ये सिल्ली में अंदर की तरफ रांगा भरा हुआ पाया गया और राख भरी हुई थी। इस आधार पर तत्काल थाना कर्नलगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया, क्योंकि घटना गंभीर थी। इसमें सीपी महोदय ने 2 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और इनसे 5 लाख रुपये बरामद किए गए। विस्तृत पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि इन लोगों ने वो चांदी की सिल्ली खरीदी और खरीद करके ले जाकर के योजनाबद्ध ढंग से चांदी की सिल्ली में छेद करके और उसमें से चांदी निकाल ली और निकाल करके उसमें राख और रांगा भर करके और उसको करके खरीदी घटना कर दी थी। इसमें इनका आपराधिक इतिहास, इन दोनों अभियुक्तों के 25-25 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड घोषित था। इनकी गिरफ्तारी करके कर्नलगंज की इसमें अब तक 9 लोग प्रकाश में आ चुके हैं। 5 की गिरफ्तारी पहले हुई थी, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई थी। इनसे ज़्यादा रिकवरी आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ हुई है।
एक अभी गिरफ्तारी है तो शेष है। हमारी टीम अभी लगी हुई है, आशा है कि शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 6 अशासकीय स्कूल संचालक, नोडल अधिकारी सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। स्कूलों में 25% गरीब और कमजोर बच्चों के निःशुल्क शिक्षा देने के आदेश के बावजूद लिया गया फीस। 6 स्कूल संचालक द्वारा 628 छात्रों का फर्जी एडमिशन दर्शाकर लिए गए फीस। शासन से 26.50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति राशि को हड़प लिया गया। स्कूल संचालक के साथ शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी की संलिप्तता भी उजागर। शासन ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों का 2011 से 2016 तक की अवधि में 466 स्कूलों को 3,27,83,000 रुपए की प्रतिपूर्ति राशि का किया भुगतान। स्मिता चिल्ड्रन एकेडमी, आदर्श ज्ञान सागर, गुरु पब्लिक स्कूल, उस्मानिया मिडिल स्कूल, सेंट अब्राहम स्कूल द्वारा की गई फर्जीवाड़ा। 6 स्कूल संचालक, जिला शिक्षा केंद्र, नोडल अधिकारी सहित 10 पर एफआईआर दर्ज। ईओडब्ल्यू जबलपुर की कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को तीसरे चरण की रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा के तहत आयोजित पहली जनसभा सिटी क्लब में संबोधित किया। उन्होंने एसआईआर को भाजपा सरकार का घोटाला बताया। केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। संजय सिंह ने अपने तीखे अंदाज में कहा कि आईडी और सीआईडी प्रधानमंत्री मोदी के गुंडे की तरह काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छुट्टी सांड की तरह या एजेंसियां जहां मन करता है वहां घुस जाती हैं और विपक्षी दलों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एजेंसियां पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जिन मामलों में कार्रवाई की जा रही है उनमें सजा की दर बेहद कम है, जो 1% से भी कम है। इसके बावजूद एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने और दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यालय पर हुई कार्रवाई भी चुनाव प्रभावित करने की साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव दर चुनाव इसी तरह के हथकंडों से जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इससे पहले सांसद संजय सिंह ने शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन कर तथा शहीद उद्यान में शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर तीसरे चरण की पदयात्रा की औपचारिक शुभारंभ किया। यह पदयात्रा विभिन्न जनपदों से होकर गुजरते हुए 22 जनवरी को सारनाथ वाराणसी में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को, रोजगार वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय और आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और असमानता आज देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष करती रहेगी। लोग खड़े हैं, वो कुर्सियों पे अपना सीट स्थान ग्रहण कर ले। रवि श्रीवास्तव जी, सभी लोग इधर जितने लोग खड़े हैं सब। देखिए, बिहार में एसआईआर के जरिए गड़बड़ी हुई थी, ये बात सबसे पहले अगर कहा है किसी ने तो मैंने कहा, और मैंने कहा था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और यूपी के भी एसआईआर पे मैं लगातार बोल रहा हूँ, 4.5 करोड़ वोट गायब हो गए। और ये कोई छोटा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए और नगर निकाय के चुनाव के लिए दिसंबर में जारी की, उसमें 17 करोड़ वोट हैं। और जो मोदी जी ने, ज्ञानेश कुमार ने और योगी जी ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की, उसमें 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। तो 4.5 करोड़ वोट कहां चले गए भाई? इतना बड़ा घोटाला। उसी राज्य के कर्मचारी, उसी राज्य के बीएलओ, वही योगी की सरकार विधानसभा की सूची में 12.5 करोड़ वोट दे रही है और नगर निकाय और पंचायत के चुनाव के लिए 17 करोड़ वोट दे रही है। तो ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये घोटाला कैसे हो रहा है? योगी जी ने कहा हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाएंगे। इसका मतलब करीब करीब 1,77,000 बूथ पे 3.5 करोड़ वोट बढ़ जाएगा। बीजेपी का काम हो जाएगा।
ये सवाल मैं बार बार उठा रहा हूँ। यात्रा जो निकली है मैं उसका उद्देश्य आपको बता देता हूँ, बाकी जो आपके सवाल है उसका जवाब दूंगा। 16 से लेके 22 तक, यानी कि आज शहीद उद्यान मिर्जापुर से यात्रा शुरू हुई है और 22 जनवरी को सारनाथ में इसका समापन होगा, काशी में। हमारा मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। और अगर हम रोजगार दो की बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश का नंबर 1 प्रदेश है। लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है, लेकिन रोजगार नहीं है। प्रयागराज में लाठी नौजवानों पे, लखनऊ में लाठी नौजवानों पे, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जब भी रोजगार मांगने के लिए नौजवान निकलता है उसको लाठी मिलती है। तो ये कैसे चलेगा? इसलिए हम लोगों ने इस यात्रा में अपनी मांग रखी है कि 18 साल से ऊपर के जो भी नौजवान हैं उनको रोजगार दो, वरना 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने नौजवानों को दो और उसके बदले 2 घंटे प्रतिदिन कोई भी सरकारी काम उनसे आप लीजिए। हमें नहीं कह रहे हैं कि उनको घर बिठा के पैसा दीजिए, लेकिन बेरोजगारी जो एक अभिशाप बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी जिसके कारण से आज व्हाट्सएप पे दिन भर नौजवान लगा रहता है और जाति धर्म के झगड़े में फंसा रहता है, उससे निकालने का तरीका यही है, रोजगार दीजिए। नहीं रोजगार दे सकते, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दीजिए और 2 घंटे कोई भी सरकारी काम उनसे आप लीजिए। दूसरी बात, सामाजिक न्याय की बात हम जब कहते हैं, सामाजिक न्याय इसलिए जरूरी है उत्तर प्रदेश में। आज कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर पे पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, कहीं यादव समाज के व्यक्ति की चोटी काट ली जा रही है। तो ये हो रहा है यूपी में, कथावाचक की चोटी काट ले रहे हैं, आरक्षण खा ले रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं सामाजिक भेदभाव है और ये मिटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। संविधान अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए, ये नियम लागू होना चाहिए। आपने बीएमसी का चुनाव बोला, बीएमसी का चुनाव आपने बोला, अभी पूरा परिणाम आने दीजिए तब उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ये जो जीत है उसके पीछे का जो उनका फार्मूला है, कहीं एसआईआर का, कहीं स्याही बदलने का, उसके बारे में भी गंभीरता से हम लोगों को सोचना होगा, वरना चुनावी राजनीति में घोटाले की जो राजनीति चल रही है, इससे चुनाव परिणाम एक पक्षी आएंगे और उसमें न्याय नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ईडी आमने सामने हो गई है, फाइल कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक मामला ये पहुंच चुका है। देखिए, ईडी और सीबीआई 2 गुंडे हैं मोदी जी के, और ये ऐसे छुट्टे गुंडे हैं जिनको हम लोग क्या यूपी में कहा जाता है छुट्टा सांड। तो ऐसा छुट्टा सांड हो गया है, जहां इनके मन लागत वहीं अपन घुस जाते हैं। तो बंगाल पहुंच गए, ये बंगाल पहुंच गए। नहीं, वो कितना पीटते हैं वो आपको नहीं दिखाई देता। ईडी वाले खुद दूसरों को कितना पीटते हैं वो भी तो देखिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वो कितना पीटते हैं लोगों को, वो कितना पीटते हैं। और आप जहां चुनाव आता है वहीं पे ईडी पहुंचती है, उसके पहले इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। 6 साल पुराने मामले में आप अचानक पहुंचेंगे और वहां पे उनका दफ्तर पे छापा मार के, उनकी चुनाव की रणनीति की फाइलें चुरा के, ये आपका काम है। 0.1% से भी कम कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो इसलिए बंगाल में जो कुछ भी हुआ वो टीएमसी के कार्यालय पे छापा मार के उनकी चुनावी राजनीति को डिस्टर्ब करने के लिए हुआ। महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना ये नुकसान मान रहे हैं आप? देखिए, अब ये तो कांग्रेस वालों से पूछिए। हमने तो 63 सीटों पे वहां पे चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी का जीतना और ये चिंता की बात है, और उसके बारे में सोचना होगा कि किस फार्मूले के तहत और कौन सा ये घपला घोटाला लगातार करते जा रहे हैं जो इनके परिणाम आ रहे हैं। तो अभी पूरा परिणाम बीएमसी का आने दीजिए तब बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी, और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अजब धाम फतेहपुर के प्रसिद्ध छिन्ना मामा स्थल पर लगा पारंपरिक मकर संक्रांति मेला, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु।
बटियागढ़ ब्लॉक के अजब धाम के प्रसिद्ध छिन्नमामा स्थल पर मकर संक्रांति के मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मकर संक्रांति के दूसरे दिन लगने वाले इस पारंपरिक मेले में भजन कीर्तन मंडलियों ने धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं बच्चों और युवाओं ने मेले में खरीदारी और मनोरंजन कर मेले का आनंद लिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लिहाज से अजब धाम चौकी प्रभारी RS ठाकुर पुलिस स्टाफ के साथ मेले में भ्रमण करते नजर आए। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महिला कांग्रेस की स्टेट सेक्रेटरी साइमा अशरफ ने जगदलपुर के बोधघाट थाने में आवेदन दिया कि वाहन सीज करने के नाम पर 4 से 5 व्यक्ति उनके घर में दाखिल हुए और उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की, जिसके बाद उन्होंने 112 में कॉल कर पुलिस को बुला लिया। जिसके बाद पुलिसकर्मी तथाकथित लोगों को लेकर बोधघाट थाने पहुंची। कांग्रेस नेत्री साइमा अशरफ ने भी बोधघाट थाने पहुंचकर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। मामले में जानकारी देते हुए महिला कांग्रेस की स्टेट सेक्रेटरी साइमा अशरफ ने बताया कि आज सुबह कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उनके साथ गाली गलौज करते हुए उनकी एक कार, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है, उसको सीज करने की बात कहते हुए उन्हें धमकाने लगे। प्रयागराज जिले के यमुना पार क्षेत्र थाना औद्योगिक क्षेत्र के मुंगारी गांव में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 70वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बसपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बसपा ने अपने 70वें जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर बसपा कार्यकर्ताओं ने मायावती जी के जीवन और उनके कार्यों को याद करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए। पार्टी ने मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मायावती की ब्लू बुक के 21वें संस्करण का विमोचन किया गया। इस अवसर पर बसपा के वरिष्ठ नेताओं ने मायावती जी के जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए शंखनाद किया और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर बसपा कार्यकर्ताओं ने मायावती जी के नेतृत्व में चुनाव जीतने का संकल्प लिया। प्रयागराज जिले सुहेल अकरम खबरों की शुरुआत करते हैं संगम नगरी प्रयागराज से। प्रयागराज जिले के यमुना पार क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुगारी गांव से गुरुवार को 100 वार्षिक मेले का समापन हुआ। यह मेला 100 साल से अधिक समय से लगता आ रहा है, जो इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि है। मेले में दूर दराज से लोग आते हैं। लोग और इसमें तमाम प्रकार की दुकानें लगाई गई थी, जिनमें खाने पीने की चीजें, कपड़े, बर्तन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शामिल थी। मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की और खुशी खुशी अपने घरों को लौटे। प्रधान प्रतिनिधि रंजन सिंह मुंगारी ने बताया कि मेले में किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई और थाना औद्योगिक क्षेत्र के थाना प्रभारी विपिन कुमार पाल अपने पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, जिन्होंने मेले की सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। सुहेल शुरुआत करते हैं हमीरपुर बड़ी खबर से। हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर कस्बे में एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक से जुड़ा कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद हालात बेकाबू होते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद कस्बे में भारी तनाव फैल गया। विरोध में हिंदुवादी संगठनों और व्यापारियों ने जुलूस निकाला और स्वेच्छा से बाजार बंद कर दिया। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने थाने के पास जाकर नारेबाजी करते हुए सुमेरपुर थाने का घेराव कर रखा है और हिंदू संगठन के लोग थाने के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो मुस्लिम युवक अफान द्वारा बनाया गया है, जिस पर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया। हालात बिगड़ने के डर से अधिकांश दुकानों के शटर गिरा दिए गए। घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने भरुआ सुमेरपुर थाने के सामने कानपुर सागर हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए डेली भारत न्यूज। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। इटावा के ब्लॉक भरथना क्षेत्र में राशन डीलर का बड़ा कारनामा आया सामने। ग्राम प्रधान एवं सचिव की मिलीभगत से गरीबों का हक छीना गया। मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर भी गोलमाल किया जा रहा है। बड़ा सवाल खड़ा करता है ग्राम प्रधान राजकुमारी और राशन डीलर श्रीदेवी की कथित एवं ग्राम प्रधान व सचिव की मिलीभगत से ग्राम के दर्जनों गरीब ग्रामीणों के राशन कार्ड काट दिए गए।
हैरानी की बात यह है कि कई ऐसे लोग जो पूरी तरह जीवित हैं, उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर हेराफेरी में प्रधान व सचिव एवं राशन डीलर के साथ साथ कुछ सरकारी कर्मचारियों की भी संलिप्तता है। महिलाएं जीवित है, गांव में रह रही हैं, इसके बावजूद कागजों में उन्हें मृत दर्शाकर उनका राशन कार्ड समाप्त कर दिया गया। राशन कार्ड करते ही गरीब परिवारों पर रोजी रोटी का संकट टूट पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर चलवाया पीला पंजा। अलग अलग स्थानों पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को कराया गया ध्वस्त। बिना मानचित्र स्वीकृति और मानकों के बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। एक सप्ताह तक चलेगा विशेष अभियान। अवैध प्लॉटिंग पर चलेगा बीकेडीए का पीला पंजा। कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारी व जनपद के कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के अलीगढ़ बाईपास हाईवे 34 पहासू रोड और शिकारपुर रोड पर ध्वस्त की गई अवैध प्लॉटिंग। सर, आज प्राधिकरण द्वारा एक अभियान चलाकर जो अवैध कॉलोनियों में ध्वस्त किया जा रहा है, कितनी कॉलोनी खुर्जा में ध्वस्त की गई है और कब तक ये कार्रवाई चलेगी? अब ये अभी एक सप्ताह का पूरा अभियान लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत जो भी हमारे संज्ञानित में हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई की जानी है। विशेष रूप से कार्रवाई जो अभियान के तहत हो जाएगी उसमें हम लोग कर रहे हैं। क्या अनियमितताएं थी सर जो ये कार्रवाई की गई है? बिना स्वीकृत कराए ये लोग अपना डेवलप कर रहे थे। शहर में ऐसी कई कॉलोनी है सर जिन पर बोर्ड लगा दी गई प्राधिकरण द्वारा कि ये कॉलोनी अवैध है जी, उसके बावजूद भी वो कॉलोनी पनप गई है, तो उनके लिए भी कार्रवाई की जाएगी ना। अभियान कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ भी अभियान के तहत ये सब कार्रवाई करेंगे। सर, केवल ध्वस्तीकरण है या इसके अलावा कोई इन पे जुर्माना ऐसी कोई कार्रवाई भी है? देखिए, अभी ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा से अगर कहीं होगा तो दोबारा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सूरजपुर थाना जयनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत जमते में गौशाला से सटा हुआ जंगल में मांस एवं खाल तस्करों को संतोष यादव ने देखा, जिससे तस्करों ने उसे मारने पीटने की कोशिश की, जिससे संतोष यादव वहां से अपना जान बचाकर भाग निकला। जब इसकी खबर ग्रामवासियों को मिली तो सुबह एकत्रित होकर वहां सभी गए और देखा कि लाठी डंडे वहां पड़े थे और कई गायों की ताजी खाल अलग अलग स्थान पर सुखाई गई थी और वहां मांस वहां नहीं था, जिससे बजरंग दल के लोगों को सूचना दिए गए। लेकिन बजरंग दल के जिला संयोजक का कहना था कि मांस को कुत्ते खा गए होंगे, लेकिन सोचने की बात है कि यदि मांस को कुत्ता खाता तो उसका खाल को अलग कर कौन सुखाया था। और संतोष यादव ने अपनी आंखों से देखा कि क्या वहां भी गलत है, जबकि बजरंग दल के लोगों को घटनास्थल पर आकर देखना था, लेकिन वह बिना देखे इस प्रकार से व्याख्या करना कहीं सही नहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से आ रही है। मामूली विवाद में जमकर हुआ पथराव। थाने से चंद दूरी पर हुआ जमकर पथराव। काफी देर तक होता रहा पथराव, पुलिस को नहीं लगी भनक। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। हुड़दंगियों ने गांव के कई घरों पर बरसाए पत्थर। गांव में पथराव के दौरान मची अफरा तफरी। लगभग आधे घंटे बरसाए पत्थर। कुंदरकी थाना इलाके के भीकनपुर कुलवाड़ा की घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से आ रही है। मामूली विवाद में जमकर हुआ पथराव। थाने से चंद दूरी पर हुआ जमकर पथराव।
काफी देर तक होता रहा पथराव, पुलिस को नहीं लगी भनक। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। हुड़दंगियों ने गांव के कई घरों पर बरसाए पत्थर। गांव में पथराव के दौरान मची अफरा तफरी। लगभग आधे घंटे बरसाए पत्थर। कुंदरकी थाना इलाके के भीकनपुर कुलवाड़ा की घटना। गाजियाबाद के कनावनी इलाके में 4 साल के मासूम पर डॉग्स के झुंड ने किया हमला। इस हमले में मासूम के आय से सर में 36 टांके। बच्चे की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम स्ट्रीट डॉग्स पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं कागजी खानापूर्ति की तरफ इशारा करती है। इस कागजी खानापूर्ति में गाजियाबाद नगर निगम सबसे आगे है, जहां एक तरफ इन स्ट्रीट डॉग्स को कैप्चर करने के लिए नगर निगम विभाग को सक्रिय होना चाहिए, वहीं खुलेआम घूम रहे डॉग्स के हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इस बार कनावानी इलाके में 4 साल के मासूम पर स्ट्रीट डॉग्स ने किया है हमला। इस हमले का खामियाजा 4 साल के मासूम को भुगतना पड़ा है, जो यह भी नहीं जानता कि आखिर इसका कसूर क्या था। एक तरफ तो डॉग लवर्स यह कहते हैं कि जब तक डॉग को छोड़ा ना जाए तब तक वह गुस्सैल होकर किसी को काटते नहीं है। वहीं इस तरह की घटना से साफ है कि स्ट्रीट डॉग्स कभी भी भयानक रूप लेकर किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। मासूम का परिवार काफी गरीब है और वह मासूम के इलाज के लिए खर्च को देखते हुए भी काफी परेशान है। हालांकि अब एक बार फिर से जरूरत है कि नगर निगम सड़कों पर घूम रही इस मौत से गाजियाबाद के आवाम को बचाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में द मन्नत पार्क क्रिकेट लीग सीजन 5 का भव्य आयोजन। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में द मन्नत पार्क क्रिकेट लीग सीजन 5 का आयोजन 15 जनवरी 2026 गुरुवार को गांधी मैदान हाथा ग्राउंड में शाम 6 बजे से किया गया। आयोजन का उद्देश्य सेहत एक नेमत और नशा छोड़े खेल चुने को संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किरण सिंह देव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं विधायक जगदलपुर रहे। विशेष अतिथि के रूप में संजय पांडे, महापौर नगर निगम जगदलपुर, मखमूर इकबाल खान, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़, मोहम्मद सिराज, प्रदेश अध्यक्ष ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन, डॉक्टर एस जहीरुद्दीन, सदर अंजुमन इस्लामिया एड हॉक कमेटी जगदलपुर एवं मनीष गुप्ता, अध्यक्ष बस्तर जिला पत्रकार संघ उपस्थित रहे। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच पार्षद 11 बनाम पत्रकार 11 के मध्य खेला गया। द्वितीय मैच बस्तर संभाग मुस्लिम समाज बनाम ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के बीच हुआ। इसी दौरान खिलाड़ियों का ऑक्शन एवं परिचय सम्मेलन भी संपन्न किया गया। मंचासीन अतिथियों द्वारा आज की दहाड़ न्यूज साप्ताहिक अखबार का विमोचन भी किया गया। वसीम अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन, अध्यक्ष बस्तर संभाग मुस्लिम समाज। आज ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन मन्नत पार्क क्रिकेट लीग सीजन 5 का पहला मैच पार्षद 11 व पत्रकार में खेला जा रहा है और हमारा मैच 15 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा। और इस आयोजन में हमारे आप भाग ले रहे हैं और ये आयोजन हमारा एक मुहिम जैसे क्या चल रहा है कि नशा छोड़े खेल चुने, एक सेहत एक नेमत, सेहत को संभाल कर चलना हमारा अहम मकसद है। और नशा के खिलाफ हमने जो मुहिम चलाई है हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहब के द्वारा, जो पिछले 5 सालों से लगातार आयोजन हमारा चल रहा है, उसी के तहत आयोजन हमारा हो रहा है और ये आयोजन हमारा पूरा प्रदेश में चल रहा है। ये हमारा इसके बाद हमारा रायपुर में आयोजन है, रायगढ़ में आयोजन है। खेल के तहत ही जो विजन प्रदेश अध्यक्ष का, उसके तहत ये आयोजन हमारा हो रहा है, नशा छोड़े खेल चुने। और आज 2 मैच खेले जा रहे हैं, निगम 11 व पत्रकार 11 के महत, और दूसरा मैच बस्तर संभाग मुस्लिम समाज के सभी सदर हजरात व ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन छत्तीसगढ़ मध्य फ्रेंडली मैच खेला जाएगा। और कल हमारा पहला मैच जिला प्रशासन वर्सेस पुलिस प्रशासन के मध्य खेला जाएगा और 17 तारीख से हमारा लीग चालू होगा जो 8 टीमों के मध्य खेला जाएगा। और हमारा अहम मकसद नशा छोड़े खेल चुने, सेहत एक नेमत, इसी मकसद के तहत हमारा आयोजन पिछले 5 सालों से हो रहा है। जो मोहम्मद सिराज साहब प्रदेश अध्यक्ष
ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की सोच और विजन का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में हमारा आयोजन चल रहा है। जगदलपुर के बाद रायपुर में और रायगढ़ में भी आयोजन हमारा चल रहा है कि जो विजन, जो मकसद नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई है, वैसे मकसद के तहत आयोजन हमारा हो रहा है। कौंधियारा में संदिग्ध हालात में कुएं से मिली मां बेटी की लाश, मां के पक्ष के आरोप पर पति व नंदोई हिरासत में। प्रयागराज कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना खुर्द गांव में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला और उसके दुधमुही बच्ची का शव घर के पास स्थित कुएं में तैरता हुआ मिला। मां बेटी की इस दर्दनाक मौत से गांव में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक का माहौल व्याप्त हो गया। मृतका की पहचान सोनम पत्नी शिवबाबू निवासी बड़गोहना खुर्द के रूप में हुई है, जबकि उसकी 4 माह की पुत्री का नाम दृष्टि बताया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सोनम के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मिली जानकारी के अनुसार सोनम मकर संक्रांति के अवसर पर भाई के बुलाने पर अपने मायके गडरिन तारा गई थी। बृहस्पतिवार को सोनम के देवर अंकित पटेल मायके से उसे बुलाकर शाम को ससुराल बड़गोहना खुर्द लेकर आया। गाजियाबाद के कनावनी इलाके में 4 साल के मासूम पर डॉग्स के झुंड ने किया हमला। इस हमले में मासूम के आय से सर में 36 टांके। बच्चे की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम स्ट्रीट डॉग्स पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं कागजी खानापूर्ति की तरफ इशारा करती है। इस कागजी खानापूर्ति में गाजियाबाद नगर निगम सबसे आगे है, जहां एक तरफ इन स्ट्रीट डॉग्स को कैप्चर करने के लिए नगर निगम विभाग को सक्रिय होना चाहिए, वहीं खुलेआम घूम रहे डॉग्स के हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इस बार कनावानी इलाके में 4 साल के मासूम पर स्ट्रीट डॉग्स ने किया है हमला। इस हमले का खामियाजा 4 साल के मासूम को भुगतना पड़ा है, जो यह भी नहीं जानता कि आखिर इसका कसूर क्या था। एक तरफ तो डॉग लवर्स यह कहते हैं कि जब तक डॉग को छोड़ा ना जाए तब तक वह गुस्सैल होकर किसी को काटते नहीं है। वहीं इस तरह की घटना से साफ है कि स्ट्रीट डॉग्स कभी भी भयानक रूप लेकर किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। मासूम का परिवार काफी गरीब है और वह मासूम के इलाज के लिए खर्च को देखते हुए भी काफी परेशान है। हालांकि अब एक बार फिर से जरूरत है कि नगर निगम सड़कों पर घूम रही इस मौत से गाजियाबाद के आवाम को बचाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेत्री साइमा अशरफ ने लगाया घर में घुसकर गाली गलौज और बदतमीजी का आरोप। महिला कांग्रेस की स्टेट सेक्रेटरी साइमा अशरफ ने जगदलपुर के बोधघाट थाने में आवेदन दिया कि वाहन सीज करने के नाम पर 4 से 5 व्यक्ति उनके घर में दाखिल हुए और उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की, जिसके बाद उन्होंने 112 में कॉल कर पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी तथाकथित लोगों को लेकर बोधघाट थाने पहुंची। कांग्रेस नेत्री साइमा अशरफ ने भी बोधघाट थाने पहुंच उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। मामले में जानकारी देते हुए महिला कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी साइमा अशरफ ने बताया कि आज सुबह कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उनके साथ गाली गलौज करते हुए उनकी कार, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है, उसको सीज करने की बात करते हुए उन्हें धमकाने लगे। मैं साइमा अशरफ हूँ, स्टेट सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस। मैं कुछ लोग आज सुबह मेरे घर आए, 4-5 लोग, किसी गोपी उइके नामक युवक और उसके साथ 3-4 लोग और आए, जिन्होंने मुझे आके मेरे घर में धमकाना और गाली गलौज चालू कर दिए। उनका कहना था कि वो लोग, जो मामला मेरा कोर्ट में चल रहा है, उस गाड़ी को सीज करने आए हैं और उनका, जब मैंने DRA लाइसेंस मांगा या उनसे उनकी ID मांगी तो उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था, ना कोई ID, ना कोई गुंडागर्दी कर रहे थे और गाली गलौज करते हुए मुझसे बात किया उन लोगों ने, जिसके एवज मैंने पुलिस थाने में कंप्लेन दी है। FIR अभी नहीं हुई है, मैंने कंप्लेन दी है और वो युवक भी यहीं मौजूद हैं सारे। जो मैंने 112 को कॉल किया था तो 112 ने सबको यहाँ लेकर आई, 112 उनको पकड़ कर लाई है। कार्रवाई मैं इस पे चाहती हूँ कि आप मेरे घर पे आके इस टाइप की मैं वो नहीं कर सकते। मैं महिला हूँ और मुझसे इसे गाली गलौज और अपशब्दों में बात नहीं कर सकते और मुझसे ना ही, और इन लोगों के द्वारा मुझसे पैसों की डिमांड भी की जा रही थी कि आप ये पैसा दे दीजिए तो हम 50,000 दे दीजिए तो हम इसको छोड़ देंगे
गाड़ी को। इस टाइप की डिमांड भी की जा रही थी और अश्लील बातें करते हुए अश्लील बात और गाली गलौज कर रहे थे ये लोग। उसमें से एक युवक उनका पिया हुआ भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिता की तलाश में बेटी परेशान, अपने ही पट्टीदारों पे लगाया प्रहरण का आरोप। ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देकर शासन प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। प्रयागराज संगम से मेरे चाचा के रिश्तेदारों ने मेरे पिताजी को कर लिया अपहरण। सेवा में श्रीमान उत्तर प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरी सहायता किया जाए। मेरे पिताजी संतोष पांडे पुत्र स्वर्गीय शालिग्राम पांडे ग्राम बिलाही पोस्ट तिलौली कला संगम स्नान करने गए थे, जहां पर कई दिन से उनके मोबाइल बंद बता रहा है, जिसके कारण मुझे संदेह हुआ और मैं उनकी पुत्री सुनीता पांडे उनसे वहां पर मिलने के लिए 14 फरवरी 2026 को गई। तो वहां पर अगल बगल के लोग बताए कि दिनेश पांडे के रिश्तेदार गिरीश चंद्र शुक्ला और उनकी औरत, उनकी बहन और कई लोग हैं जो रखे हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछी तो वह लोग बोले कि हम लोगों के पास रहते हैं, परंतु उन लोगों ने धमकी देना प्रारंभ कर दिया कि हम लोग तुमको मिलने नहीं देंगे, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुमको हम लोग जान से मार देंगे। हम लोगों की शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा। हम लोगों का संपर्क सोनभद्र जिले के भाजपा विधायक नेताओं से है। फिर मैं 1076 पर कंप्लेंट किया। 15 जनवरी 2019 में इसी प्रकार लखनऊ में मेरे दिनेश चाचा के लड़के योगेश पांडे और आकाश द्वारा अगवा कर नशीली दवाइयां खिलाई जाती थी। जब मैं पुलिस कंप्लेंट किया तो अवधेश पांडे ने घोरावल थाने पर सरेंडर किया था। इस प्रकार 2019 की कहानी 2026 में दोहराई गई, जिसमें दिनेश पांडे के रिश्तेदार का सबसे बड़ा रोल है। शासन प्रशासन सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरे पिताजी को मेरे पास लाया जाए और मेरे पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं। सुनीता पांडे पुत्री संतोष पांडे उर्फ भगवान पांडे, मैं कई दिनों से मोबाइल पिताजी की बंद होने के कारण भोजन पानी नहीं किया। पीड़िता ने शासन प्रशासन सहित पत्रकार बंधुओं से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि कंप्लेन किए हुए 24 घंटे होने को चले हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही मेरे पिताजी का कोई पता चला कि किस हालत में है, कहाँ है। अतः कृपा कर पत्रकार बंधु महोदय लोग मेरी सहायता करें, खबर को न्यूज चैनल में चलाएं। मैं सुनीता पांडे आप सभी लोगों का आभारी रहूंगी। क्या अपहरण का मामला है, कृपया पूरा विस्तार से बताएं। मैं ग्राम बिलाही पोस्टल जिला सोनभद्र की मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम संतोष कुमार पांडे और भगवान पांडे की मैं एकलौती लड़की सुनीता पांडे हूँ। मेरे 2026 में मेरे पिताजी प्रयागराज स्नान करने गए थे, तो मेरे पिताजी की मोबाइल स्विच ऑफ कई दिनों से आ रही थी। तो मैं सोची कि मेरे पिता की मोबाइल क्यों स्विच ऑफ आ रही, मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि 2019 में मेरे पिताजी की किडनैपिंग हो चुकी थी। दिनेश पांडे ने अपने लड़के के पास रखे हुए थे किडनैप करके। तो जब मैं कंप्लेन की तो जो है कि अवधेश पांडे मेरे बड़े पापा घोरावल थाने पे सिलेंडर किए मेरे पापा को। तो वही मैं सोची कि फिर से वही हो सकता है, मेरे पापा को किडनैप, मैं बस संदेह की वजह से मैं गई थी। तो मैं जब गई प्रयागराज तो आखिर किडनैपिंग वह लोग क्यों कर रहे हैं, क्या मसला है? प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, कि जो है कि हम लोग इनको किडनैप करके इनकी प्रॉपर्टी ले करके इनको जो है कि खत्म कर देंगे। अच्छा, तो आप उनकी इकलौती पुत्री हो क्या? हाँ, मैं इकलौती पुत्री हूँ। तो अभी का प्रकरण क्या हुआ जब वहाँ पर गई आप? तो मैं जो है कि दिनेश चाचा के रिश्तेदार गिरीश चंद्र शुक्ल थे वहाँ पे, तो और उनकी औरत उनकी बहन थी। तो मैं जब गई तो पहले अच्छे से सब बात किए, तो बोले कि अभी आएंगे। तो शाम हो गई, हम बोले कि ऐसी है मौसा जी, तो अभी आप बोले थे कि आएंगे, नहीं आए। तो बोले कि हाँ तुम्हारे पापा नहीं आएंगे, जो तुमको करना है कर लो। तो हम बोले कि अभी आप बोले थे और हम चल रहे हैं प्रशासन के पास, कहेंगे कि जो है कि हमें गुमराह कर रहे हैं। बोले थे अभी आएंगे, शाम हो गई, अभी तक आए नहीं मेरे पापा। तो बोले कि तुम प्रशासन के पास जाओ, चाहे आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री के पास चली जाओ, हमें किसी बात का डर भय नहीं है, क्योंकि मेरा जो है पकड़ है। किसके पास पकड़ है? सांसद विधायक का नाम लिए, मैं भूपेश जो है कि चौबे विधायक जी। अच्छा। हाँ, उनकी मतलब मुझे धमकी दी गई और बोले कि तुम यहाँ से चली जाओ, और नहीं तो यहीं पे तुमको हम लोग जान से भी तुमको मार देंगे। तो कोई जो है कि हम लोग का कुछ भी नहीं होगा। तो मैं डरी हुई थी, हो सकता है हम सोचे कि भाई हो सकता है सच में हमें जान से मार दे, क्योंकि इस तरीके से मुझे दिनेश चाचा भी धमकी दिए हैं। अच्छा। हाँ, और जब मैं मायके गई थी
तो अब मेरे बड़े पापा अवधेश पांडे भी इस तरीके का हमें धमकी दिए हैं कि जो है कि हम लोग तुमको जान से मार दे, यहाँ तुम दोबारा दिखना मत बेलाही। अच्छा। हाँ, तो फिर इसके बाद मैं गई कुछ तो मतलब उल्टा सीधा हमें गंदी गंदी गाली गलौज सब देना शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ, तो बोले कि यहाँ से तुम चली जाओ और जो करना है तुम वहीं से करो, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा। हाँ, तो यही मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी जो है कि मेरे पास आए, अगली बार भी इसी तरीके से जो है कि लखनऊ में किडनैप करके मेरे पिता से फिर थाने पे मेरे अवधेश बड़े पापा सिलेंडर किए थे, वो मतलब कि उनको धमकी दिए थे कि अगर आप अपने लड़की के पक्ष में बोलेंगे तो हम लोग जान से मार देंगे आपकी लड़की को, आपको। जिसकी डर की वजह से मेरे पिताजी उन लोग के पक्ष में ही बयान दिए। तो जब मैं अपने पिता से बोलने लगी कि मेरे पिता बताइए सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं आप, क्यों छिपाते हैं सच्चाई, अच्छा। तो मेरे पिताजी बोले कि क्या हम तुमको जान से मरवा दें। मेरे तो जो है कि 2 लड़की 1 लड़की तो खत्म ही हो गए और तुम्हारी मम्मी भी खत्म हो गई, तो क्या तुमको भी हम खत्म कर दें? क्या करूँ बिटिया, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं चाहता कि तुमको ये सब खत्म कर दे, बहुत मतलब डरे हुए हैं। हाँ, तो मैं चाहती हूँ शासन प्रशासन से कि मेरे पिताजी मेरे पास आए और उनका जो डर है, भय है। तो अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई जानकारी मिली कि अभी तक वो हिरासत में लिए गए, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? मैं जो है कि 15 तारीख को जनवरी में मैं की हूँ जन सुनवाई पोर्टल पे जी। हाँ, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली? अभी कोई जानकारी नहीं है हुई है। मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी मेरे हवाले हों। अच्छा, ठीक है, ये मतलब प्रकरण प्रॉपर्टी लूटने के लिए हाँ, इस तरह से किया जा रहा है। हाँ, 2019 से ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। दिनेश चाचा के रिश्तेदार भी शामिल उसमें हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं सब शामिल हैं। ठीक। इस तरीके की जांच बहुत अच्छे तरीके से हो कि क्या फिर से इस तरीके से की घटना न हो, दोबारा घटना ये हो चुकी है। ठीक। हाँ, लेनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जगदलपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में 108 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन। मकर संक्रांति के अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में 108 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। हनुमान चालीसा के 108 पाठ के बाद के महाभंडारे का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में पहुंचे जगदलपुर विधायक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित हनुमान चालीसा के 108 पाठ के विषय में जानकारी मिलने पर वह इस आयोजन में सम्मिलित होने आए हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की शुभकामनाएं प्रेषित की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। डाकघर की जमीन बेचने का मामला अब पहुंचा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के पास। मोतीपुर में डाकघर की करोड़ों रुपए की जमीन को बेचने एवं उसके दाखिल खारिज करने का प्रयास किए जाने का मामला अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के पास पहुंच गया है। इस संबंध में मोतीपुर विकास मंच ने विभागीय मंत्री विजय सिंह को लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र में बड़ी मस्जिद के सामने डाक विभाग की एक जमीन है जिसका खाता 266, खेसर 63 और रकबा 26 डिसमिल है। उक्त जमीन का जमाबंदी 515 है जो मोतीपुर डाकघर के नाम पर दर्ज है। बताया जाता है कि वर्ष 1974 से पूर्व इस भूमि पर डाकघर संचालित था। आग लगने के बाद यह डाकघर मोतीपुर चीनी मिल के खेल मैदान के समीप चला गया। डाकघर की अपनी जमीन पर नए भवन निर्माण हेतु उस वक्त टेंडर तक हुआ, किंतु कुछ लोगों ने निर्माण कार्य को रोक दिया था। इसके बाद डाक विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भवन का निर्माण नहीं हो सका। कहा जाता है कि इस बीच मोतीपुर जमींदारी कंपनी ने मोतीपुर के दरिया छपरा निवासी मोहम्मद अब्बास सहित 4 लोगों से उक्त भूमि को बेच दिया गया। मामले को तूल पकड़ने के बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज के आवेदन को निरस्त कर दिया था। कुछ माह पूर्व
अनुमंडलाधिकारी पश्चिमी एवं मोतीपुर के अंचलाधिकारी ने उक्त भूमि का भौतिक सत्यापन भी किया था। मोतीपुर विकास मंच ने आशंका व्यक्त किया है कि उक्त भूमि की बिक्री से लेकर दाखिल खारिज की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। मोतीपुर विकास मंच के महासचिव नंदकिशोर निराला ने बताया कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। है जिसको लेकर के आप लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। अब जो है भूमि राजस्व मंत्री को लेटर लिखा है, क्या मामला है उसमें? दरअसल आज़ादी के पहले से उसमें डाकघर था। जब आपातकाल में पता नहीं किस लोगों ने, कुछ लोगों ने उस डाकघर को जला दिया। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी हुई, उसमें ठेकेदार आए, पैसा सैंक्शन हुआ, माल गिरा, सामान गिरा बनाने के लिए। उस समय सेठ के लोगों ने या कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया कि नहीं बनने देंगे, कोर्ट में जाएंगे, फला करेंगे। तो ठेकेदार क्या किया कि यहाँ का ही सामान उठा के बखरा में पोस्ट ऑफिस बना दिया। तब से वो जमीन खाली पड़ा हुआ था। डाकघर विभाग को और चीनी मिल के ही एक जमीन में पोस्ट ऑफिस चलता है। उस घर में जो पहले उनका घर था, उसी घर में वो एकदम गिरने की स्थिति में है कि कब गिर जाए कोई ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने इस बात को उठाया कि साहब आपकी ज़मीन है और उसके बावजूद आप किराए के मकान में रहते हैं, वो भी गिरने की स्थिति में है, आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो डाकघर विभाग कहा कि नहीं, उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच जमींदारी कंपनी ने उस ज़मीन को बेच दिया, बिक्री किया। अब्बास मियाँ हैं, दरिया छपरा घर है उनका, पैसा वाले फल के व्यापारी हैं। तो उन्होंने जैसा सुना गया कि 6.5 करोड़ में या 7.5 करोड़ में उस ज़मीन को खरीदा। खरीदने के बाद म्यूटेशन के लिए जब गए तो म्यूटेशन के लिए गए तो उस समय के तत्कालिक सीईओ ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं भाई, हम इसका दाखिल खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो जमाबंदी नंबर भी हम लिखे हुए हैं उसमें रजिस्टर 2 में लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस के नाम पर मालिकाना हक और उसका जमाबंदी नंबर भी है। उसके बावजूद पता नहीं कैसे कमेटी बन गया, क्या किया, कौन बनाया, और ये लोग कहा कि नहीं जमींदारी कंपनी की जमीन है, वो पोस्ट ऑफिस की नहीं जमीन है। उसी पर उस दिन जब DCLR के यहाँ मामला दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो DCLR आई उस दिन, SDM के चार्ज में थी, वो आई और CO आए। CO आकर के जब भौतिक सत्यापन कर रहे थे तो हमने विभाग को फ़ोन किया, PMG को फ़ोन किया, सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया। सुपरिटेंडेंट कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग तो बात किए हैं प्रशासन से, दाखिल खारिज कैसे करेगा। उसके बाद तब हम लोगों ने राजस्व मंत्री को, माननीय विजय सिन्हा जी को पत्र लिखे हैं और उसमें उठाए हैं कि साहब सरकारी ज़मीन पोस्ट ऑफिस आज 12 करोड़ से ऊपर की ज़मीन है वो, और ज़मीन को उसने बेच लिया। और ये लोग पैसे के लालच में, पदाधिकारी लोग उसके दाखिल खारिज करने के चक्कर में हैं। जब दाखिल म्यूटेशन हो जाएगा तब मामला कोर्ट का हो जाएगा कि कोर्ट में केस लड़ेंगे आप लोग। तो इसीलिए हम लोग उसको रोकने के लिए कदम उठाए हैं और योजना हमारी है कि अगर इस महीना के अंदर ये लोग नहीं सुनेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन के विरुद्ध में करेंगे। और यहाँ का अंचलाधिकारी और हम सब पर आरोप है हमारा, कलेक्टर के संज्ञान में हम लोग मामला दिए, कलेक्टर भी कुछ नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग मंत्री के यहाँ गए। भारत सरकार के जो संचार मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, उनको भी पत्र लिखा है हम लोगों ने, और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार, उनको भी पत्र दिया है। क्या परिचय हो गया आपका? नंदकिशोर निराला, मोतीपुर विकास मंच के जनरल सेक्रेटरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रीवा में बिजली विभाग पर रिश्वत का करंट, गरीब परिवार से 6,000 रुपए वसूली का सनसनीखेज आरोप।
रीवा जिले से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप ने सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रीवा जिले के राहट ग्राम निवासी ज्ञानेंद्र प्रसाद गौतम ने आरोप लगाया है कि बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर बिजली विभाग के कर्मचारी कलीम खान को उनसे 6,000 रुपए नकद लिए गए, जबकि बदले में उन्हें केवल 2,531 रुपए की रसीद थमाई गई। गरीब परिवार के लिए यह रकम किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। घटना से आहत गौतम परिवार ने पूरे मामले की लिखित शिकायत मुख्य अभियंता के समक्ष शपथ पत्र के साथ दर्ज कराई है। शिकायत के बाद मुख्य अभियंता द्वारा पीड़ित परिवार को राशि वापस कराए जाने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन अब तक पैसा वापस मिला या नहीं, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई एक मामला नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में बिजली विभाग में रिश्वत एक आम प्रथा बन चुकी है। लोग मजबूरी में पैसे देने को विवश हैं, क्योंकि शिकायत करने पर सुविधा मिलने के बजाय उन्हें और ज्यादा परेशान किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोषी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होगी, क्या पीड़ित परिवार को उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा, और क्या बिजली विभाग में फैले इस भ्रष्टाचार पर वाकई लगाम लगेगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी गरीब परिवार का शोषण न हो। नाम है अपना के ज्ञानेंद्र प्रसाद गौतम। का समस्या है आज अपना बिजली विभाग के अभियंता के यहाँ शिकायत लेके आना, का समस्या है? वहाँ समस्या यह है साहब कि हमारे कलीम खान हमसे 6,000 रुपये मांगी सिक्योरिटी जमा करने के लिए, 2,500 की रसीद दिया, बाकी पैसा पता नहीं कहाँ डाला। काहे के लिए पैसा लिए हैं? सिक्योरिटी जमा करने के लिए। अभी आप शिकायत करने गए थे तो मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोली कि जांच करवाएंगे, जो सही होगा तो पैसा रिटर्न होगा। अच्छा, पैसा वापस करवाएंगी? मैं कहते हो यही रही है। शपथ पत्र में आपने क्या दिया है? शपथ पत्र में हमने यह दिया है कि इसको बर्खास्त किया जाए, सबसे पैसे वसूलता है फालतू का और सबके साथ करता है। मैडम क्या बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा वापस कराया जाएगा? जी। ये कौन है जिसने पैसा लिया? कलीम खान। कौन है? ये लाइनमैन कर्मचारी है। कौन से गांव से? डेली वेज बहुरीबाग। अच्छा, आपका कौन सा गांव है? हमारा राहट। क्या शुभ नाम है? हमारा ज्ञानेंद्र प्रसाद गौतम। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी, और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानून के सिकंजे में शातिर अपराधी, रांची पुलिस की बड़ी कामयाबी। लंबे सफर से फरार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की सतर्कता लाई रंग। जबलपुर मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां रांची थाना पुलिस ने कानून से भाग रहे शातिर बदमाश पर करारा प्रहार करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे पुराने प्रकरण के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था, लेकिन रांची पुलिस ने हार नहीं मानी। तकनीकी साक्ष्य, मजबूत मुखबिर तंत्र और सतत निगरानी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी रांची उमेश गोल्हानी ने साफ शब्दों में कहा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, जो भी अपराध करेगा उसे देर सवेर कानून के कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। वहीं मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर भी पुलिस द्वारा आगे की पूछताछ भी लगातार जारी है। इस कार्रवाई को रांची क्षेत्र में कानून व्यवस्था की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है और साफ संदेश गया है कि जबलपुर पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह मुस्तैद है। फिलहाल रांची पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कानून से बचना किसी के लिए आसान नहीं है। देखिए, पुराना शोभापुर क्षेत्र में जो है कुछ बदमाश सक्रिय थे और उन्होंने कल जो है एक सज्जन है संदीप सिंह, उनके घर में जाके और काफ़ी आतंक मचाया, उनके साथ गाली गलौज किया और उनसे हफ्ता वसूली की मांग कर रहे थे। पूरे क्षेत्र में आतंक करके ये सोचते हैं कि यहाँ से हमको हफ्ता मिलने लगे और हमारा खर्चा चलने लगे। तत्काल ही हमने उनको हिम्मत दिया और इनके विरुद्ध हफ्ता वसूली और मारपीट गाली गलौज का हमने अपराध पंजीबद्ध करके और तत्काल ही टीम लगाई, जिसमें से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल और दौड़ के हमारी टीम ने इसको शोभापुर के जो तालाब है उसके पास से पकड़ा था
और आज इसको हम उसी स्थान पे लाए थे जहाँ पे इसने आतंक मचाया था। वो पूरी जो है निशादेही पे हमने जो है यहाँ का निरीक्षण किया है। इसमें जो अपराधी हैं, इसमें एक सौरभ और सोनटू यादव जो कि अभी मैं प्रारंभ किया था इसने बदमाशी, और इसके विरुद्ध 307 मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे जघन्य 8 अपराध पंजीबद्ध हैं थाने पे। और इससे भी बड़ा वाला रहा प्रवीण रजक, जिसको जेल से छूटने के बाद 2-3 महीने शांत रहा और फिर जो है इसके साथ गैंग बना के और अपराध कर रहा था। इसके विरुद्ध कुल 26 अपराध हैं, बमबाजी से लगा के हत्या के प्रयास, मारपीट, अवैध वसूली के। तो इनके विरुद्ध हम कड़ी प्रतिबद्धात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं और आज हमने इनको गिरफ्तार करके और सख्ती से पेश आए हैं और आज हम इनको न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। युवाओं के भविष्य को नई दिशा। जबलपुर ITI में युवा संगम से रोजगार का संगम। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला बना युवाओं के सपनों का प्लेटफॉर्म। जबलपुर मध्य प्रदेश से रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। शासकीय संभागीय ITI जबलपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला और युवा संगम कार्यक्रम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया। इस रोजगार में मेले 14 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया, जहां युवाओं के साक्षात्कार के बाद कई अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीयन कर रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसरों का लाभ उठाया। इस मौके पर व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, सुजुकी मोटर, नर्मदा जिलेटिन, ओखराज हेल्थ केयर जैसी नामचीन कंपनियों ने युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की पहल की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे केवल नौकरी खोजने वाले न बने, बल्कि स्वरोजगार स्थापित कर दूसरों को भी रोजगार देने वाले बने। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं में इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं का कहना है कि इस तरह के आयोजन उन्हें सीधी उद्योगों से जोड़कर भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर जबलपुर ITI में आयोजित यह युवा संगम सरकार की रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीन पर उतारने की एक मजबूत कड़ी साबित हुआ है। बेरोजगार युवाओं को लेकर के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, कैसा चाहिए? ये जबलपुर जिले में उद्यम संस्कार करके अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोगों की मंशा ये है कि हमारे शासन के स्तर से जो भी योजनाएं हैं जिसके तहत हम लोन उपलब्ध कराते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भगवान टंकिया मामा, भगवान बिरसा मुंडा करके योजनाएँ हैं, जिसमें लगभग 10,000 रुपये से प्रारंभ करके और लगभग 50 लाख रुपए तक के लोन हम कर सकते हैं, अगर उसमें हम PMSME को भी जोड़ें। तो जो युवा हैं उनको चिन्हित करते हुए और उनके लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं कि उनको इसकी जानकारी मिल जाए और वो सभी इसके थ्रू आवेदन करें ताकि उनको लोन करके और स्वरोजगार के माध्यम से वो अपना रोजगार स्थापित कर सकें। शासन द्वारा कुछ सहायता राशि या कुछ? हाँ, ये लोन का ही है, जो शासन के लोन के प्रकरण है उसी के माध्यम से। तो सब्सिडी भी मिलेगी उनको? हाँ, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है 3% का। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री के आगमन की सुरक्षा तैयारियों ने जोर पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले दौरे से पहले गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे मालदा के पुराना मालदा पुलिस स्टेशन के तहत शाहपुर बाईपास से सटे मैदान में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों ने बताया कि यह एक्सरसाइज प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी इंतजाम को चेक करने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को मालदा आ रहे हैं। उस दौरे को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्स की एक्टिविटीज अब अपने पीक पर है। शाहपुर बाईपास से सटे मैदान में प्रधानमंत्री को ले जाने वाले एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए पहले से ही एक हेलीपैड बनाया गया है। उस हेलीपैड पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ से जुड़ी एक्सरसाइज की गई। यह एक्सरसाइज हेलीपैड की तैयारी, सिक्योरिटी एरिया, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और
एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए की गई थी। एक्सरसाइज के आसपास के पूरे इलाके को कुछ समय के लिए कड़ी सिक्योरिटी में लपेट दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की मीटिंग की जगह और आसपास के इलाकों में मेटल डिटेक्टर और पुलिस डॉग्स का इस्तेमाल करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के मालदा दौरे को देखते हुए शाहपुर बाईपास इलाके में सुरक्षा व्यवस्था अब आखिरी स्टेज पर पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व सीएम ने कर्नल जॉन पेनीक्विक को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने मुल्ला पेरियार डैम बनाने वाले कर्नल जॉन पेनीक्विक को उनके जन्मदिन पर थेनी जिले के लोअर कैंप स्थित उनके मेमोरियल हॉल में फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। मुल्ला पेरियार डैम बनाने वाले कर्नल जॉन पेनीक्विक का 150वां जन्मदिन जिला प्रशासन की तरफ से एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर मनाया गया। थेनी जिले की जनता और किसान हर साल कर्नल जॉन पेनीक्विक को सम्मान देने के लिए उनका जन्मदिन मनाते हैं, जिन्होंने मुल्ला पेरियार डैम बनाया था, जो 5 जिलों के लोगों के लिए पीने के पानी का सोर्स है। पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने उनके 150वें जन्मदिन पर लोअर कैंप में उनके मेमोरियल हॉल गए, जहां उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह पत्रकारों से मिले और कहा कि मणि मंडपम अम्मा जयललिता के राज में कर्नल जॉन पेनीक्विक के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने मुल्ला पेरियार डैम बनाया था, और अम्मा के राज में ही मुल्ला पेरियार डैम में पानी का लेवल बढ़ाए की लड़ाई लड़ी गई थी। जब से उनसे पूछा गया कि आने वाले 2026 के चुनावों में वह किसके साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। பென்னிக்குக் அவர்களுக்கு இந்த பகுதி மக்களுக்கு ஆற்றிய அருந்தொண்டை பாராட்டி நம்முடைய இதய தெய்வம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் அவர் புகழ் என்றென்றும் நிலைத்து நிற்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய மணிமண்டபத்தினை இங்கு நிறுவினார்கள் என்பதையும், தேனி மாநகரில் புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு பென்னிக்குக் அவருடைய பெயரை சூட்டினார்கள் என்பதையும், இந்த பகுதிக்கே மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் வந்து அவருடைய நினைவை போற்றுகின்ற வகையில் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் என்பதையும் இந்த நல்ல நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, முல்லை பெரியார் அணைக்கட்டினுடைய மொத்த உயரம் 152 அடி என்ற நிலையில் தான் பென்னிக்குக் அவர்கள் இந்த அணையை கட்டி முடித்தார்கள். திமுக ஆட்சியில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக அதனுடைய உயரத்தினை 136 அடியாக நிலைநிறுத்தி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் அதனை புரிந்து கொண்டு முல்லை பெரியார் அணையினுடைய அனைத்து பராமரிப்பு பணிகளையும் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் செய்து முடித்தார்கள் என்பதை நான் இங்கே நினைவு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் அந்த அணையை மீண்டும் பலப்படுத்தியதன் விளைவாக இந்த அணை எந்த நிலையிலும் இந்த பகுதியில் பூகம்பம் ஏற்பட்டாலும் அணைக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படாது என்ற நிலையை மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் உருவாக்கி தந்தார்கள் என்பதனை இந்த நல்ல நேரத்தில் நான் நினைவுற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆக பென்னிக்குக் அவர்கள் அணையை கட்டினார்கள். மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் மீண்டும் அதனுடைய உயரத்தை 136 142 அடியாக உயர்த்துவதற்கும், அதில் அருகாமையில் இருக்கின்ற மண்ணணையை பலப்படுத்துவதற்கும், மண்ணணையை பலப்படுத்தியதற்கு பின்னால் மீண்டும் அதனுடைய முழு உயரமான 152 அடியாக தேக்கிக் கொள்ளலாம் என்ற வரலாற்று ஒரு சொற்பக தீர்ப்பினை மாண்புமிகு அம்மா உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலமாக பெற்று தந்தார்கள் என்பதுதான் வரலாறு. ஆக புதிய வரலாறை உருவாக்கியிருந்த மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற விழாவாகவும் இந்த விழா இன்றைக்கு தமிழக மக்களால் போற்றி புகழப்படுகிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஐ பிறந்தால் வழி பிறக்கும். இன்றைக்கு தான் பிறந்திருக்கு, நல்ல வழி பிறக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தை மாசம் 30 நாளும் இருக்கிறது. ஏதாவது ஒரு நாளில் நல்ல தேனி மாவட்ட மண்ணின் மைந்தரா வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிடுவீங்களா? மக்கள் முடிவு செய்வார்கள். அது
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदनी बिहारपुर में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, खराब वाहन बने मरीजों की जान के दुश्मन। सूरजपुर जिले के पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्र चांदनी बिहारपुर में 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। गरीब मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे क्षेत्र में लगातार अनहोनी की आशंका बनी हुई है। 108 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर ग्रामीणों को बताया जाता है कि एम्बुलेंस खराब है या फिर भया थान अथवा प्रतापपुर से एम्बुलेंस भेजी जाएगी, जिसमें 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। गंभीर हालत में मरीजों के लिए यह इंतजार जानलेवा साबित हो रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी बड़ी बाधा बन रही है। कई बार 108 पर फोन लगाने पर कॉल मध्य प्रदेश में कनेक्ट हो जाता है, तो कई बार छत्तीसगढ़ में। सीमावर्ती मोबाइल टावरों की वजह से आपात सेवाओं में से संपर्क में देरी हो रही है। ग्राम पंचायत कोलुहा निवासी चिंतामन जायसवाल की तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजनों को ने 108 पर फोन किया। पहले कॉल मध्य प्रदेश में कनेक्ट हुआ, कई प्रयासों के बाद छत्तीसगढ़ की 108 सेवा से संपर्क हुआ। वहां से बताया गया कि एम्बुलेंस खराब है और दूसरी एम्बुलेंस भयाथान से भेजी जाएगी। गंभीर हालत में मरीज को करीब 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर एम्बुलेंस पहुंची। इसी तरह 14 जनवरी को बिहारपुर क्षेत्र में राजकुमारी जायसवाल स्वर्गीय राम खिलावन जायसवाल की पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर के प्रभारी सुरेश मिश्रा ने बताया कि 108 एम्बुलेंस लगभग 1 महीने पहले भयाथान में खराब हो गई थी, जो अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर वापस नहीं आई। इसी कारण क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस नहीं होने से आपात स्थिति में मरीजों को निजी साधनों या दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली एम्बुलेंस पर निर्भर रहना पड़ता है। कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क इतना कमजोर है कि लोगों को पहाड़ी इलाकों में जाकर फोन करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बिहारपुर क्षेत्र में स्थायी 108 एम्बुलेंस की तैनाती, नेटवर्क समस्या का समाधान और स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी की जाए, ताकि भविष्य में किसी की जान व्यवस्था की लापरवाही की भेंट न चढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। डीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण, कई कमियां मिली। जिलाधिकारी चित्रकूट पुलकित गर्ग द्वारा गौशाला बरहा कोटरा विकास खंड मऊ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में कुल 125 गौवंश संरक्षित पाए गए। गौशाला में भूसा की पर्याप्त व्यवस्था पाई गई, जबकि पशु आहार एवं हरे चारे की समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई। हरे चारे की व्यवस्था न होने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ा असंतोष व्यक्त किया गया तथा मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान, सचिव एवं खंड विकास अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान गौशाला की बाउंड्री वॉल टूटी पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार ग्राम निधि से शीघ्र मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए गए। गौशाला परिसर में अत्यधिक मात्रा में गोबर एकत्रित पाया गया। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि सभी गौशालाओं में कंपोस्ट पिट का निर्माण कर गोबर खाद तैयार की जाए तथा निम्नानुसार उसकी नीलामी कराई जाए, जिससे गौशाला में साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार हो सके। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गौशाला में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इस पर संबंधित को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि गौशाला में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण गौवंशों को पेयजल आपूर्ति में कठिनाई हो रही है तथा वर्तमान में तालाब से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत राजापुर को निर्देशित किया गया कि गौशाला में निम्नानुसार विद्युत व्यवस्था अति शीघ्र सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गौवंश संरक्षण एवं गौशालाओं की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी तथा सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का
जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आगरा मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में शस्त्रीपुरम क्षेत्र स्थित चर्ची चौराहे पर राष्ट्रीय भगवा दल ने खिचड़ी भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और सदस्यों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन अमोल दीक्षित के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ साथ विभिन्न भगवा दल से जुड़े लोगों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखा गया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य हुकुम भोलू तिवारी ने किया आमिलपुर में वृक्षारोपण। सतना भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य हुकुम भोलू तिवारी एवं उनके साथियों ने आज आमिलपुर गांव के शासकीय स्कूल में वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ आयुष तिवारी, शानु तिवारी, विपुल तिवारी, ऋषभ तिवारी, प्रतीक तिवारी और प्रेम तिवारी सहित कई युवा साथी मौजूद रहे। वृक्ष वायु में मौजूद हानिकारक गैस को अवशोषित करते हैं और मानव जीवन को निःशुल्क ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हुकुम भोलू तिवारी ने बताया कि वृक्ष छाया प्रदान करने के साथ साथ पर्यावरण को संतुलित रखने में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। इसलिए हम सबको वृक्ष लगाकर अपने आसपास का वातावरण सुंदर बनाने के लिए वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संकुल स्तरीय सांस्कृतिक TLM FLN आनंद मेला जादुई पिटारा कार्यक्रम के साथ ही 2 शिक्षकों को सेवानिवृत्ति होने पर दी गई विदाई। मसूरी क्षेत्र के टिकारी संकुल अंतर्गत ग्राम पंचायत ढोड़की के शासकीय प्राथमिक शाला में संकुल स्तरीय सांस्कृतिक TLM FLN आनंद मेला जादुई पिटारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें संकुल स्तर के सभी स्कूलों से बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों की उत्साहवर्धन बढ़ाने के साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का बच्चों द्वारा स्टॉल लगाकर अनेकों प्रकार की खाद्य व्यंजनों का स्वाद लिया गया। बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा की दिशा में हमेशा शिक्षकों को सदैव तत्परता से बच्चों की पढ़ाई एवं कला पर ध्यान दें। उस दिशा में बच्चे लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। साथ ही 2 प्रधान पाठकों को सेवानिवृत्त होने पर सभी शिक्षकों द्वारा केक काटकर विदाई भी दी गई और जिसमें एक रामेश्वर सुमन, 2 उत्तरा कुमार राव, इन दोनों शिक्षकों ने अपनी पूरी जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया है। इनके पढ़ाए सैकड़ों बच्चे अधिकारी कर्मचारी बनकर अपने गांव एवं माता पिता का नाम रोशन भी किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे भी उपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने कहा कि बच्चे ही हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं, जो कि अच्छी शिक्षा से ही असंभव है। साथ शिक्षक भी अपने इस कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित तरीके से करेंगे। सही समय पर शाला में पहुंचना और ईमानदारी पूर्वक बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना यह अच्छे शिक्षकों की पहचान है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे, BRC सूरत सिंह, जिला पंचायत सदस्य शतकली बावरे, संकुल प्रभारी सुश्री तृप्ति कोसरिया, टिकारी संकुल प्रभारी मन्नूलाल कुर्रे, पंडित प्रधान पाठक रामेश्वर सुमन, प्रधान पाठक उत्तरा कुमार राव, प्रधान पाठक संतनु भार्गव, सुनील डहरे, इंदिरा भानु, दिवेंद्र सिंह छत्री, प्रतिमा यादव, रोमला केरकेट्टा, जितेंद्र गुप्ता, देवनारायण कंवर, प्रवीण सिंह, साथ ही सभी शिक्षक शिक्षिका एवं भारी संख्या में पंच सरपंच सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चंदननगर पुलिस एक्शन मोड पर ऑपरेशन प्रहार में ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार। इंदौर शहर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद चंदननगर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में थाना चंदननगर क्षेत्र में नशा बेचने और नशे का सेवन करने वालों की पताड़सी व धरपकड़ हेतु सघन अभियान चलाया गया।
इस अभियान के तहत दिनांक 15 जनवरी 2026 को थाना चंदन नगर पुलिस ने थाना 8 बटे 21 NDPS एक्ट के अंतर्गत आरोपी दीपक पिता प्रकाश कोठे उम्र 25 वर्ष निवासी 197 रामानंद नगर इंदौर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 5 ग्राम ब्राउन शुगर जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है बरामद की गई है। इस सफल कार्रवाई में थाना चंदन नगर पुलिस टीम की अहम भूमिका रही, जिसमें थाना प्रभारी उप निरीक्षक सौरभ कुशवाहा, उप निरीक्षक सेवनाथ सिंह, सहायक उप निरीक्षक दीपेश गोराना, प्रधान आरक्षक प्रदीप, बलराम आरक्षक सुनील, अनिल एवं धीरज ने कड़ी मेहनत और लगन से कार्य करते हुए सफलता हासिल की। चंदन नगर पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस की मुहिम नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बदायूं में जिलाधिकारी से हुई शिकायत के बाद एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोग्य हॉस्पिटल पर की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में छापेमारी के दौरान अस्पताल में कई अनियमितताएं मिली तथा ऑपरेशन थिएटर में बेड मौजूद मिले। साथ ही ग्रामीणों का आरोप प्रसूता की डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन कर देता है। अप्रशिक्षित डॉक्टर पैनल में कई डॉक्टर के नाम मौके पर कोई मौजूद नहीं मिले। साथ ही लोगों का आरोप है कि पैनल में नाम लिखवा रखा है, लेकिन पैनल में नामजद कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजवीर सिंह गंगवार ने बताया कि अस्पताल के अंदर जो पैनल लिखा है उसमें से कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। जो अस्पताल चला रहे हैं वह BMS किए हुए हैं या भगंदर और फिशर पाइल्स जैसी गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन भी करते हैं। इसका मुझे ज्ञान नहीं है कि आयुर्वेद में इसका इलाज है अथवा नहीं। वहीं पूरे मामले में एसडीएम सदर मोहित कुमार का कहना है कि डीएम के आदेश पर जांच टीम आई हुई है। अस्पताल में कई खामियां मिली हैं जिनकी जांच रिपोर्ट डीएम साहब को सौंपी जाएगी। अस्पताल में अवैध तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, डिलीवरी कराई जा रही है, प्रसूताओं के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि कोई प्रशिक्षित डॉक्टर मौजूद नहीं है। अस्पताल में मेडिकल है लेकिन बिना फार्मासिस्ट के चलाया जा रहा है। वहीं अस्पताल संचालक के संबंध किसी राजनेता से बताए जा रहे हैं, जिसके कारण सालों से अस्पताल में ये गोरख धंधा चल रहा था। आज भी प्रशासन अस्पताल और संचालक दोनों के बचाव में ही दिखाई दिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा अस्पताल जिसमें लोगों की जान से खेलकर ऑपरेशन किए जाते हैं, बिना फार्मासिस्ट की दवाई दी जाती है, बिना गायनी के प्रसव कराए जाते हैं, ये सब आखिर किसकी सह पे कारोबार पे चल रहा है और प्रशासन अब तक इससे अनजान क्यों था? शिकायत के बाद ही प्रशासन की आखिर नींद क्यों खुलती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिवक्ता अरुणेंद्र पांडे जी का हुआ सम्मान। सतना यह सम्मान राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट जगदीश सिंह चंदेल जी के मार्गदर्शन में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान सतना जिले के अधिवक्ता अरुणेंद्र पांडे जी को सम्मान पत्र, शॉल एवं फूलमाला भेंट कर उनके विधिक क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों, सामाजिक तथा न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि श्री पांडे जैसे अधिवक्ता समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करते और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय प्रभारी भागवत द्विवेदी तथा संभाग अध्यक्ष रीवा रवि गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संगठन सदैव समाज के उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। सम्मान समारोह में पत्रकार साथियों एवं नागरिकों की उपस्थिति रही। अंत में सभी ने अधिवक्ता नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मकर संक्रांति पर थाना रोजा में विशाल खिचड़ी भंडारा प्रभारी राजीव कुमार ने दिखाई सेवा और संवेदनशीलता की मिसाल। शाहजहांपुर थाना रोजा पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी भंडारे का भव्य एवं सुव्यवस्थित आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस ने केवल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार
और मानवीय संवेदनाओं का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। सुबह से लेकर देर शाम तक चले इस भंडारे में आने जाने वाले राहगीरों, आगंतुकों एवं स्थानीय लोगों को श्रद्धा भाव से खिचड़ी प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे की अगुवाई क्षेत्राधिकारी सदर प्रियांक जैन ने स्वयं की। वे सुबह से ही भंडारा स्थल पर मौजूद रहे, अपने हाथों से राहगीरों एवं श्रद्धालुओं को खिचड़ी परोसते हुए सेवा, समर्पण और सहभागिता का संदेश देते नजर आए। उनके साथ प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा राजीव कुमार तथा क्राइम इंस्पेक्टर गंगा सिंह भी लगातार व्यवस्थाओं में जुटे रहे और पूरे आयोजन को अनुशासित व व्यवस्थित बनाए रखा। परिसर में आयोजित इस खिचड़ी भंडारे ने पुलिस और आमजन के बीच आपसी विश्वास को और मजबूत किया। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ठंड के मौसम में गर्म खिचड़ी पाकर राहगीरों के नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरपंच संजय राज की पहल। शांतिनगर स्कूल को मिला ब्लूटूथ ट्रॉली स्पीकर। 15 जनवरी 2026 कोरबा जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत बोईदा के सरपंच संजय राज द्वारा शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सराहनीय पहल की गई। उन्होंने शासकीय प्राथमिक शाला शांतिनगर बोईदा को ब्लूटूथ ट्रॉली स्पीकर प्रदान किया, जिससे विद्यालय में आयोजित होने वाली बैठकों, शैक्षणिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। ब्लूटूथ ट्रॉली स्पीकर, चॉकलेट एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर विद्यालय के बच्चों में विशेष उत्साह एवं खुशी का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर सरपंच संजय राज ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता और उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि जनक राम पटेल एवं नंदलाल पटेल ने बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर अध्ययन करने से बौद्धिक एवं शारीरिक विकास होता है। उन्होंने बच्चों को आगामी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटने और अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने सरपंच संजय राज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि लेकर किए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए इसे अनुकरणीय कार्य बताया। कार्यक्रम में सरपंच संजय राज के साथ जनक राम पटेल, नंदलाल पटेल, रामकृष्ण पटेल, तुराराम सिदार, परमानंद पटेल, संतोषी बाई, प्रधान पाठक मनोज चौबे, शिक्षक संतोष यादव, कर्मचारी राम कुमार जगते आदि अनेक ग्रामीण जन उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर राइस मिल में छापा, 56,000 से अधिक बोरी धान जब्त। जांजगीर चांपा 16 जनवरी 2026 कलेक्टर श्री जन्मेजय महोदय के निर्देशन में अवैध धान भंडारण एवं अनियमितताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड नवागढ़ के ग्राम पंचायत नेगुरडीह स्थित श्री हरि राइस मिल में खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मिल के प्रोपराइटर श्री झामलाल साहू मौके पर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय मिल के रिकॉर्ड कीपिंग में गड़बड़ी तथा मिल संचालन में अनियमितता पाई गई। जांच उपरांत मिलर से 56,417 बोरी धान जिसका कुल वजन 22,05,000 जांच उपरांत मिलर से 56,417 बोरी धान जिसका कुल वजन 22,566.80 कुंटल है को जब्त किया गया। कलेक्टर सी महोदय के निर्देश पर जिले में कोचियों, बिचौलियों एवं राइस मिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए नियमित सत्यापन जांच के साथ साथ आकस्मिक छापामार कार्रवाई लगातार की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में अवैध धान समिति में धान खरीदी के दौरान खपाया न जा सके। इस उद्देश्य से राजस्व, खाद्य मंडी एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त उड़न दस्ता टीम लगातार गश्त कर रही है और नियम विरुद्ध पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिला पंचायत सीईओ ने बमनी डीह क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के कार्यों का किया निरीक्षण।
अप्रारंभ व पूर्ण आवास शीघ्र पूर्ण करने, आजीविका डबरी सोखता गड्ढा एवं 90 दिवस की मजदूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा 15 जनवरी 2026 जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मनरेगा के प्रभावी समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल रावटे द्वारा जनपद पंचायत बमनीडीह अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर निर्माणाधीन एवं अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों तथा संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत बमनीडीह के ग्राम पंचायत सोठी एवं पिपरदा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अप्रारंभ एवं अपूर्ण आवासों का विशेष निरीक्षण किया गया। सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी आवासों को शीघ्र प्रारंभ एवं पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रत्येक आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोखता गड्ढा अनिवार्य रूप से निर्माण कराने पर जोर दिया, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति स्थल पर जाकर जांचा लिया तथा हितग्राहियों से सीधे संवाद कर निर्माण की स्थिति, गुणवत्ता एवं मजदूरी भुगतान की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों को 90 दिवस की अकुशल श्रमिक मजदूरी का लाभ अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए तथा आवास निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। सीईओ श्री रावटे ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि इससे जुड़ी रोजगार एवं आजीविका के अवसर भी हितग्राहियों तक सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने मांग की कि आधार पर तकनीकी मापदंडों के अनुरूप आजीविका डबरी निर्माण कराए जाने तथा इसके माध्यम से हितग्राहियों के लिए आजीविका संवर्धन योजना तैयार कर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीईओ ने प्रत्येक माह की 7 तारीख को आयोजित रोजगार दिवस एवं आवास दिवस के अवसर पर हितग्राहियों से QR कोड स्कैन कराते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि लोग योजनाओं के प्रति जागरूक होकर नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जांजगीर चांपा को स्वदेशी परियोजना से राष्ट्रीय पहचान की तैयारी। कलेक्टर ने IIHT में ली बैठक। स्वदेशी परियोजना से IIHT का होगा व्यापक आधुनिकीकरण। कोसा को मिलेगी नई उड़ान। IIHT बनेगा कोसा नवाचार, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का हब। जांजगीर चांपा 15 जनवरी 2026 कलेक्टर श्री जन्मेजय महोदय ने भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जांजगीर चांपा के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर स्वदेशी परियोजना के विजन, मिशन और रणनीतिक स्तंभों पर विस्तार से चर्चा की। यह त्रिवर्षीय परियोजना भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय हथकरघा विकास एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से संचालित की जाएगी। बैठक का उद्देश्य जिले में बुनकरों के सर्वांगीण विकास, रेशम एवं हथकरघा गतिविधियों को सशक्त बनाने तथा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। बैठक में विद्यार्थियों, बुनकरों के लिए आजीविका संवर्धन, प्रशिक्षण, विपणन सुविधा समूह को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और मजबूत करने का विस्तार से चर्चा की गई। परियोजना की पूरी राशि CSPGL, मड़वा, गेल इंडिया, JSW, MPCL, नरियरा, KCSR मद से वहन की जाएगी। कलेक्टर श्री महोदय ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हाथकरघा इकोसिस्टम को मजबूत करने, पारंपरिक कौशल और आधुनिक बाजार की मांग के बीच दूरी कम तथा स्थानीय बुनकरों के लिए रोजगार व बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों, बुनकरों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले, इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इस दौरान कलेक्टर ने IIHT के विभिन्न कक्षों एवं परिसर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत CEO श्री गोकुल रावटे, रेशम, हाथकरघा, NRLM विभाग के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में सलाहकार NCHHD श्री तरुण वेदी द्वारा PPT के माध्यम से जिले के पारंपरिक हथकरघा के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण हेतु विस्तृत कार्य योजना के बारे में बताया गया। इस पहल के अंतर्गत राज्य के एकमात्र भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जांजगीर चांपा को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से कोसा सिल्क जैसी विश्वविख्यात परंपरागत बुनकरी को तकनीकी डिजाइन, नवाचार और बाजार से जोड़ा जाएगा। आने वाले वर्षों में IIHT में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही अधिक बुनकरों एवं कारीगरों को कौशल विकास, उद्यमिता और विपणन सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना का उद्देश्य IIHT जांजगीर चांपा को हाथकरघा
एवं वस्त्र शिक्षा में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करना है, ताकि नवाचार, सततता और समावेशन के साथ भारत की समृद्ध हाथ करघा विरासत का संरक्षण व संवर्धन किया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ली मेला समिति जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय अधिकारियों की बैठक। आगामी माघी मेला शिवरी नारायण बेहतर आयोजन को लेकर सुरक्षा व व्यवस्थाओं पर दिया आवश्यक निर्देश। मेला ग्राउंड, मेला महोत्सव स्थल, चौपाटी, बाईपास रोड, नदी तट और पार्किंग के स्थल का किया निरीक्षण। जांजगीर चांपा 15 जनवरी 2026 आगामी माघी पुन्नी मेला के सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन को लेकर नगर पंचायत शिवरी नारायण सभाकक्ष में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोदय एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से जनप्रतिनिधियों, मेला महोत्सव समिति तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर एवं एसपी ने मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने घाट किनारे स्नान एवं सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, स्वास्थ्य सुविधा, पेय जल व विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, अनाउंसमेंट सिस्टम, रूट चार्ट, मेला ग्राउंड की साफ सफाई, शौचालय और पार्किंग व्यवस्था को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान मेला ग्राउंड, मेला महोत्सव स्थल, चौपाटी, बाईपास रोड, नदी तट और पार्किंग स्थल का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर ने मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने एसडीआरएफ एवं बचाव दल को सतत सजग एवं तैनात रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही नौका चालन के दौरान सुरक्षा जैकेट व विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेला अवधि के दौरान लगातार निगरानी रखी जाए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तत्काल आवश्यक कदम सुनिश्चित किए जाएं। इसके अलावा मेला स्थल, मंदिर परिसर में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने तथा चौपाटी एवं मेला ग्राउंड में व्यवस्थाएं और अधिक मजबूत करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। पुलिस अधीक्षक श्री पांडे ने मेले में पुलिस बल व विशेष वॉलंटियर्स की विशेष तैनाती करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राहुल थवाइत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप, एसडीएम श्री सुब्रत प्रधान, पार्षद गण, जनप्रतिनिधि, मेला महोत्सव समिति के सदस्य एवं व्यापारी गण सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी के बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए आज शुरू हुआ पहले चरण का मतदान। कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चल रहा है मतदान। अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के साथ उत्साह से खड़े दिख रहे अधिवक्ता। 2 दिन चलेगा मतदान। 333 प्रत्याशी आजमा रहे अपनी किस्मत। जनपद के सदर, खुर्जा और अनूप शहर कचहरी परिसर में जारी है मतदान की प्रक्रिया। जब आज चुनाव होने वाला है बार काउंसिल के लिए जी, तो किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और क्या कुछ इसके फॉर्मेलिटीज है जो पूरी होगी? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण का चुनाव है। ये 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। इसमें उत्तर प्रदेश में सभी अधिवक्ता वोट करते हैं और 25 सदस्य चुने जाते हैं। इन 25 सदस्यों को चुनने के बाद में ये आपस में अपना चुनाव के द्वारा फिर चेयरमैन बनाते हैं। प्रथम चरण का चुनाव है, अल्फाबेटिकली चुनाव है, जिनके ए और बी से जिले के नाम हैं। उनमें 16 और 17 आज और कल 2 दिन का चुनाव है। 333 लोग खड़े हुए हैं प्रदेश से, इनमें से 25 लोग चुनाव जीतेंगे। जिनकी कितने वोट हैं बुलंदशहर जिले के? बुलंदशहर में, अनूपशहर में, खुर्जा में 3 जगह मतदान हो रहा है। कितने वोटर्स हैं? जिला बुलंदशहर में 3300 वोट है लगभग और खुर्जा में 467 वोट है। किस तरह की व्यवस्था की गई है? आप देख रहे हैं, आप सब उपस्थित हैं, शानदार व्यवस्था है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आज और कल दोनों दिन शांतिपूर्वक मतदान होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं
चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, मची चीख पुकार। सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र स्थित कोटा खास गांव के पास एक निजी बस का स्टीयरिंग फेल होने से वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद यात्रियों की चीख पुकार सुनकर मौके पर राहगीर और स्थानीय ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से सभी घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। यह निजी बस तेलगुड़वा से कोन जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 35 से 40 यात्री सवार थे। बस में सवार एक यात्री ने बताया कि वे मिर्जापुर के रहने वाले और ड्यूटी के लिए कोन जा रहे थे। यात्री के अनुसार हादसे में 7-8 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ घायलों को गंभीर चोटें लगी है, जैसे कूल्हा टूटना या सिर फटना। हादसे के बाद बस का ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? निरंकार विश्वकर्मा। अच्छा, कहाँ से आप जा रहे थे? फिलहाल तो मैं मिर्जापुर रहने वाला हूँ। हाँ मिर्जापुर का। हाँ हाँ हाँ। और मैं ड्यूटी की जॉब के लिए निकला था। अच्छा। कौन जाना था मुझे, कौन। जी जी ठीक है। जी। अपने बस को आराम से लोग बैठे, कोई इशू नहीं था उसमें, तो आराम से बैठे चले आए चलो। जी। अभी आराम से ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ड्राइवर आराम से गाड़ी चला रहा था। जी। उसकी स्टीयरिंग चार्ज फेल होने के कारण, जो अभी देखा जा रहा है सिस्टम में, जी, उसकी स्टीयरिंग फेल होने के कारण से बस पलटी है। अच्छा। उसमें से करीबन 7-8 लोगों को चोट लगा गंभीर में, जिसमें से 3 माताएं हैं, उसका कुल्ला टूट गया है, दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया है, और 2 बच्चे थे उसमें से उनको सिर फट गया है। ठीक है। लड़की श्याम की काफ़ी बड़ी थी, करीबन 18-20 साल से उसका सिर फट गया है। चोट हमें भी आया है दाहिने हाथ में, बाएं दोनों में, क्योंकि उससे लोग घबरा गए थे। उस दौरान हमने आराम से विवेक से काम लिया। जी। उसके अकॉर्डिंग हमने शीशा ऊपर तोड़ दिया। जी। तो लोगों से कि हवा जाए, आराम से लोग आराम से थोड़ा रिलैक्स ले लें, घबराए नहीं। बच्चे को घबरा गए थे, बस में सारे फंसे थे, ऊपर वाले से तोड़ के आराम से रिलैक्स दिलाया, सब तो आराम से बाहर ले गए, कोई इश्यू नहीं। मतलब इसमें ड्राइवर कोई गलती नहीं है, एक एक्सीडेंट है एक तरीके से। ड्राइवर कोई गलती, ड्राइवर कोई ट्रेन भाई कटा नहीं पाया। हाँ बिल्कुल। ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर की गलती है, खलासी गलती है कि दोनों भाग गए, गलती उनकी यहाँ से, उनको वहाँ से भागना चाहिए था। चलिए, पब्लिक देखिए उनको मारती नहीं है। ठीक है जी। तो उनको पूछती भाई गलती कहाँ से, लेकिन वो घबरा के इसलिए भाग गए हैं, इससे पब्लिक भी चाहिए, लेकिन मैं पब्लिक को वही है, पता ही आपको पब्लिक कैसी चीज़ है। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संगम नगरी प्रयागराज की माघ मेला में नाविकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस बार माघ मेले में प्रशासन हम लोगों को नावी चलाने का आदेश नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि वीआईपी कल्चर को लगातार सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से नाव पर रोक लग गई है। नाविक अध्यक्ष पप्पूलाल निषाद ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नाविक अपने परिवार को चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। नाविक द्वारा नाव चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, लेकिन इस बार मेले में प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है कि कोई भी नाविक नाव लेकर संगम की तरफ नहीं आएगा। संगम में जो नाविक अंदर जिले से नाव लेकर संगम पर आया तो वह कहीं ना कहीं वापस जा रहा है। पप्पू निषाद ने बड़ा आरोप लगाया है कि आखिर नाविक अपने परिवार का जीवन कैसे चलाएगा। देखने वाली बात होगी कि नाविकों की सरकार सुनती है या नाविक इसी तरह अपनी पीड़ा दूसरे को सुनाते रहेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोनभद्र, मेरे पिताजी संतोष पांडे बिलाही पोस्ट तिलौली कला संगम स्नान करने गए थे। जहाँ पर कई दिन से उनके मोबाइल बंद बता रहे थे, जिसके कारण मुझे संदेह हुआ और मैं उनकी पुत्री सुनीता पांडे उनसे वहां पर मिलने के लिए 14 जनवरी 2026 को गया तो वहां पर अगल बगल के लोग बताए कि दिनेश पांडे के रिश्तेदार गिरीश चंद्र शुक्ला और उनकी औरत, उनकी बहन और कई लोग हैं जो रखे हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछा तो वह लोग बोले कि हम लोगों के पास रहते हैं, परंतु उन लोगों ने धमकी देना प्रारंभ कर दिया कि हम लोग तुमको मिलने नहीं देंगे, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुमको हम लोग जान से मार देंगे। हम लोगों की शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगी। हम लोगों का संपर्क सोनभद्र जिले के भाजपा विधायक नेताओं से है।